स्वागत है आपका यूपी तक में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि हाथरस मामले में क्या हुआ, सीबीआई ने अपनी जांच में क्या पाया और क्या सीबीआई ने चार्जशीट में लिखा है। हम ये भी बताएंगे कि मंदिर निर्माण को लेकर चंपत राय ने क्या कहा है, क्यों मंदिर के नींव का प्रारूप फिर से तैयार करने की ज़रूरत पड़ रही है और जो सहयोग है, सहयोग राशि कितनी होगी और उसे लोगों से कैसे लेंगे। प्रधानमंत्री के वाराणसी के कार्यालय को OLX पर बेचने की एक कोशिश दिखाई दी, जिसमें पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है। हम ये भी आपको तफसील से बताएंगे। और 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित कर सकते हैं, हालांकि इस पर वहां भी सियासत जारी है। ये सब कुछ आज का यूपी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह 22 दिसंबर को होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह को संबोधित करेंगे। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ को लेकर के कोई विचार रखेंगे। हालांकि जैसे ही ये बात सामने आई है कि शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, हालांकि ये वर्चुअल होगा, तब से समर्थन और विरोध दोनों दिखाई देने लगा है। ज़्यादातर छात्र संगठन, छात्र नेता और खासकर अल्पसंख्यक नेता प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन का विरोध कर रहे हैं और खुलकर अपनी इस मुखालफत को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने AMU प्रशासन से भी अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन समर्थन देने वाले भी कम नहीं हैं। दूसरे जो राजनीतिक संगठन हैं, उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का AMU में स्वागत करने की बात कही है और उनके संबोधन को समर्थन दिया है। हालांकि कई ऐसे मुस्लिम उलेमा हैं जिन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री देश के हैं और उनका संबोधन होना चाहिए। हालांकि उन्हें कई बात पर प्रधानमंत्री से रिजर्वेशन भी है। अब देखना यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री का जो ये संबोधन है ये कैसा होता है, इसमें से क्या बड़ी बातें निकल करके आती हैं। लेकिन विरोध और समर्थन दोनों इस वक्त दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बहुचर्चित हाथरस कांड में आज सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। ये बड़ी खबर है क्योंकि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है और आज हाथरस के SC/ST केस में इस चार्जशीट को दर्ज किया गया। टेक्निकली सीबीआई हमेशा सीबीआई कोर्ट में अपना चार्जशीट दर्ज करती है, लेकिन चूंकि हाथरस में इस मामले में SC/ST एक्ट लगा है और हाई कोर्ट को बाकायदा सीबीआई ने बता रखा था कि वो चार्जशीट 18 दिसंबर को फाइल करेगी। ऐसे में आज हाथरस कोर्ट में सीबीआई ने वो चार्जशीट फाइल कर दी है। सूत्रों के मुताबिक संदीप सिंह और 3 और लोग जो कि इस पूरे मामले में अक्यूज थे, आरोपी थे, उन पर ही ये चार्जशीट लगी है। और उसकी जो वजह, जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं, उन्होंने जो बताई है, उसकी वजह यह है कि इसी मामले में लड़की का जो डाइंग डिक्लेरेशन है, उस बिटिया का जो डाइंग डिक्लेरेशन है, उसे ही आधार बनाया गया है। आपको बता दें कि इस हाथरस कांड की जांच बहुत ही हाई प्रोफाइल रही है और हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये पूरी जांच चल रही है। अब इस पर सियासत तेज होगी। तमाम दल एक बार फिर सरकार को घेरेंगे और यही हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा है। सुन लीजिए क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी। मैं इस पे जोर देना चाहती हूँ कि जितने गुनाहगार वो अपराधी थे जिन्होंने उस बेटी की जान ली, उतने ही बड़े गुनाहगार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी था। उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि सीबीआई सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करती है और जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जवाबदेही मानते हुए नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देगी?
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह इन दिनों उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2022 का वो चुनाव लड़ेगी और साथ साथ इस दौरान होने वाले तमाम, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, वो सब में शिरकत करेंगी। ऐसे में संजय सिंह बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे कई कड़े सवाल पत्रकारों ने पूछ लिए और खासकर कोविड के दौरान दिल्ली सरकार की भूमिका और उस पर लखनऊ में पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने तीखे सवाल पूछे तो उसमें झुंझलाहट साफ दिखाई दी। यह प्रेस वार्ता काफी वायरल हुई है, जिसमें कई तीखे सवाल संजय सिंह से पूछे गए। हालांकि संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर हमले भी कर रहे हैं और सरकार के लिए परेशानी भी खड़ी कर रहे हैं, लेकिन इस बार पत्रकारों ने उनसे ही ऐसा सवाल किया कि उनके पास जवाब नहीं था। देखिए ऐसे कुछ सवाल। संजय जी, कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब कोरोना फैला था तो आपकी सरकार ने कहा था दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। हाँ। और पूर्वांचल के बारे में कहा था कि 500 रुपए लगा के 5 लाख का इलाज कराएंगे। यूपी के लोग आपको वोट क्यों दें? राम मंदिर निर्माण में आ रही बाधाओं को लेकर आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सब कुछ साफ साफ रखने की कोशिश की और एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। चंपत राय ने आज कहा कि जहां मंदिर निर्माण होना है वहां से 200 फीट नीचे तक भुरभुरी बलुआ मिट्टी मिल रही है और इसी को लेकर नींव का नया प्रारूप कैसा हो, इसे लेकर जद्दोजहद चल रही है। टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम और कमेटी इसे देख रही है, क्योंकि भारी पत्थरों से बिना सरिया और सीमेंट के इस मंदिर को बनना है और इसकी मंदिर की आयु कम से कम 1000 साल तक हो, ऐसी कोशिश है। इसलिए जो इसकी पाइलिंग है, जो इसकी नींव है, उसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है। टेक्निकल कमेटी, जो कि सब कमेटी एक बनाई गई है जिसमें देश के बड़े विशेषज्ञ शामिल हैं, वो जल्द ही इस बारे में खुलकर बताएंगे कि आखिर मंदिर के नींव का निर्माण कैसे हो। उधर चंपत राय ने आज साफ कर दिया कि 360 फुट लंबा और 235 फुट चौड़ा ये मंदिर अब जल्द ही निर्माण के में दिखाई देगा। साथ साथ जो सहयोग राशि है, लोगों को अगर इस मंदिर में अपना सहयोग देना है, अपना चंदा देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आज कूपन का बाकायदा ऐलान हो गया। 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन होंगे और अगर कोई भी शख्स मंदिर निर्माण में अपना सहयोग राशि देना चाहता है तो वो इसी कूपन के जरिए होगा। यानी कि मंदिर निर्माण में अगर किसी को चंदा देना है तो वो इस कूपन को खरीद कर ही दे पाएगा। साथ साथ करोड़ों घरों में अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सीधे इन कूपन को लेकर पहुंचेगा। भगवान राम की तस्वीर के साथ साथ कूपन को भी वो बांटेगा। अब देखना यह है कि इस नए फॉर्मेट के साथ जब राम मंदिर बनेगा तो लोगों की सहभागिता कैसी होती है और बन रहे नए नींव का प्रारूप कैसा आता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। OLX पर आज एक अजीबोगरीब विज्ञापन आया। इस विज्ञापन में वाराणसी के पुराने PMO के कार्यालय को बेचने का विज्ञापन था और बाकायदा इस कार्यालय की एक नीलामी, एक बेचने की रकम भी तय की गई थी। 7.5 करोड़ रुपए इस प्रधानमंत्री कार्यालय को बेचने के लिए OLX पर डाला गया था। जैसे ही ये PMO प्रधानमंत्री का जो वाराणसी का कार्यालय है वो OLX पर आया, प्रशासन के कान खड़े हो गए। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री का वाराणसी का कार्यालय कैसे OLX पर बेचने के लिए डाला गया। ये किसी न किसी की शरारत दिखाई देती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और अब इस ठंड में मानवता भी जगह जगह दिखाई दे रही है। मैनपुरी में एक महिला SHO ने एक बूढ़ी महिला की, जिसके पाँव में चप्पल नहीं थे, वो इस कड़ाके की ठंड में करा रही थी। जब देखा तो उसके बाद वो खुद उसके पास गई, उसे कंबल दिलाया, उसे पैरों के लिए जूते और चप्पल दिए और फिर
वो उसके साथ काफ़ी वक्त तक रही भी। इस तरह के दृश्य अमूमन देखने को नहीं मिलते, जब वर्दी में मौजूद खुद उस एसएचओ, उस महिला एसएचओ ने अपनी मानवता दिखाई, दरियादिली दिखाई और उस बूढ़ी महिला को वो सब कुछ दिलाया जिससे वो इस ठंड से लड़ सके। ये तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ है और लोग इसकी काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर का भी एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें एक बच्चा डॉगी के साथ सड़क पर, फुटपाथ पर सोता था। बाद में मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव ने उसे ढूंढवाया और फिर उसकी मदद की। तो ऐसी कुछ तस्वीरें और खबरें लगातार इस ठंड के दौरान वायरल हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं मानवता को दिखाती हैं। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।